तो हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपका साहिल भैया और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 2 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है दोस्तों, नेशनलिज्म इन इंडिया। इस वीडियो में दोस्तों मैं इस पूरे चैप्टर का वन शॉट लेक्चर तुम लोग के लिए लेके आया हूं, जो कि बहुत ही कम टाइम में मैं इस पूरे चैप्टर को कवर करूंगा और बहुत ही इजी चैप्टर है दोस्तों। भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया। जब राष्ट्रवाद की बात आती है, जब नेशनलिज्म की बात आती है, तो हम लोगों के दिमाग में आता है कि भाई हाँ, यही तो एक चैप्टर है जो कि हमारे इंडियन कंट्री से, हमारे इंडियन हिस्ट्री से कनेक्टेड है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है ना। समझने की कोशिश करो, तुम लोग खुद इमेजिन करो कि भाई हाँ, इसमें महात्मा गांधी की बातें आती है, ठीक है, इसमें फिर फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल, क्या सब स्ट्रगल करना पड़ा, फ्रीडम को पाने के लिए क्या सब स्ट्रगल करना पड़ा, ये सारी बातें आती है, क्या सब आंदोलन, क्या सब मूवमेंट्स चलाए गए, ठीक है, जो कि हमें आज इस तरीके से जो हम लोग इंजॉयमेंट से अपनी लाइफ को जी रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश रूल, ठीक है, जो हमारे ऊपर जो हावी था, ठीक है ना, जो अंग्रेजों का शासन हमारे ऊपर हावी था, इसको पूरे तरीके से खत्म करने के लिए, ठीक है ना, वो सारे चीजों का जो बंदोबस्त इस पूरे नेशनलिज्म इन इंडिया में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जब भी नेशनलिज्म की बात आती है तो कोई एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, या फिर कोई एक लीडर, ठीक है, या फिर कोई एक इंसान कभी भी किसी देश को राष्ट्रवाद घोषित नहीं करवा सकता है, ठीक है, और ना ही राष्ट्रवादी बनवा सकता है, ठीक है, और ना ही किसी भी गुलामी से आजाद करवा सकता है। किसी एक ग्रुप का, सेक्शन ऑफ सोसाइटी या फिर किसी कोई एक लीडर कभी ऐसा नहीं कर सकता है। तो सभी का इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही एक मेजर ग्रुप ऑफ जो सिगमेंट्स है, जो मेजर रोल है, ठीक है, सभी साथ आकर के एक जो संगठन होता है, ठीक है, सभी साथ आकर के यूनिटी दिखा करके, यहाँ पे जो यूनिटी टर्म है, हम लोग जो आज तक ये यूनिटी टर्म जो हम लोग एक दूसरे के दोस्ती में भी, अगर मान लो तुम्हारा किसी के साथ दोस्ती है तो ठीक है, वहां पे यूनिटी टर्म का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ये जो एकता है, ये एकता का जो इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे इस चैप्टर में देखने को मिलेगा, ठीक है, कि भारत में अगर हम लोगों को आजादी मिला या फिर हम लोगों ने अंग्रेजी रूल को यहाँ से भगाने में कामयाब हो सके, ठीक है, अंग्रेजों ने बोला भारत छोड़ो, ठीक है, भारत छोड़ो बोलने से पहले उनको क्या सब फेस करना पड़ा, हम लोगों ने क्या सब करने पे उन लोगों को मजबूर कर दिया, जो कि भारत छोड़ के उन लोगों को जाना पड़ा, ठीक है। तो वो सारा चीज देखने वाले हैं, ठीक है, और बहुत सारे कि इस फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल, इस आजादी को पाने के लिए, इस नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो बहुत सारे लोगों का, ठीक है, यहाँ पे बलिदान भी दिया गया है, बहुत सारे लोगों का रोल भी यहाँ पे है, ठीक है। तो हम लोग मेजर रोल जो जिनके द्वारा ये निभाया गया है, उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से दोस्तों सीबीएसई आपसे पूछती है, ठीक है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस हिस्ट्री के चैप्टर का जो मेन चैप्टर है, ये द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, 100% श्योरिटी रहता है कि इससे 2 या 3 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज तुम लोगों को आने वाले अगर हैं तो उनसे एमसीक्यूज भी आते हैं, ठीक है। तो हम लोग 1 बाय 1 करके जितना भी टॉपिक है एनसीईआरटी को कवर करते हुए चलेंगे। एकदम वन शॉट वीडियो है ये, एकदम बहुत इजी तरीके से बिना लेंथी किए हुए हर चीज जो मेन पॉइंट मैंने यहाँ पे लेके रखा है हर टॉपिक पे, ठीक है, बस यही मेन पॉइंट है जो तुमको एकदम याद रखना है, ठीक है। लोग यहाँ लेक्चर पढ़ने लगते हैं लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा, या फिर तुम एनसीईआरटी रीड आउट करने में तुमको बोरिंग लगता होगा सपोज, तो उस स्टूडेंट के लिए ये ब्रह्मास्त्र होने वाला है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा ही रहता है दोस्तों, तुम लोग जानते ही होगे, ठीक है। तो हर चैप्टर में ऐसा ही तुमको मिलेगा नोट्स, तुम जाके देख सकते हो। मैं ऑलरेडी साइंस में भी बहुत सारे चैप्टर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पढ़ा चुका हूँ, और एसएसटी का तो लगभग बहुत सारा चैप्टर 8-9 चैप्टर में पढ़ा के रख चुका हूँ, ठीक है, अभी तक में। तो तुम जाके देख सकते हो, ठीक है, बहुत ईजी है। हर एक चैप्टर में तुम अगर 1 घंटा दे दोगे तो तुम्हारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर को अभी स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों कि भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। जब भारत में राष्ट्रवाद की बात आती है तो पहला बात आता है कि भाई जब राष्ट्रवाद का कहाँ से ये जो सिगमेंट्स है, ये जो नेशनलिज्म का फीलिंग्स है, ठीक है, ये कहाँ से ऑर्गेनाइज हुआ या कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर उसके बाद आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ठीक है, जो सत्याग्रह का जो तुम्हारा आइडियाज था, आइडियोलॉजीज था, इनके बारे में जो मेन चीजें हैं, हर चीज के बारे में देखने वाले हैं हम लोग दोस्तों। रॉलेक्ट एक्ट देखने वाले हैं, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, मैस्करे जो हो गया था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जान गया था, हर चीज देखने वाले हैं। और जितना पॉइंट्स मैं दे के रखा हूँ बस दैट इज इनफ फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। तो इनसे बाहर तुमको कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ याद नहीं करना है, सेम टू सेम डिट्टो तुम इसको याद कर लो, इनसे बाहर कुछ एग्जामिनेशन में लिखना नहीं है तुमको, ठीक है। और खिलाफत मूवमेंट में फिर हम लोग देखेंगे क्या सब किनका योगदान था। यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटीज, हिंदू कम्युनिटीज, हर कोई साथ आकर के
अपना रोल प्ले किए हैं नेशनलिज्म दिलाने के लिए, ठीक है ना। ये चीज हमेशा याद रखना है। यहाँ पे किसी भी एक समुदाय ने हमारे देश को ना ही आजाद कराया है, ना ही हमारे देश को राष्ट्रवाद बनवाया है, ठीक है। तो हमेशा समझ में आ रहा है ना बात को, तो इस चीज को हमेशा याद रखना है, ठीक है। ना ही देखो, महात्मा गांधी का बड़ा रोल है मानते हैं, लेकिन सिर्फ महात्मा गांधी ने ही हमारे देश को आजादी नहीं दिलवाया है, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखना है, ठीक है ना। सभी का बहुत बड़े बड़े ग्रेट लीडर और थे जिनका बहुत बड़ा रोल था हमारे देश को फ्रीडम स्ट्रगल में मतलब विन कराने के लिए, जितवाने के लिए, ठीक है। हमारे देश को अंग्रेजों के शासन से आजादी दिलवाने के लिए बहुत सारे लीडर्स का बहुत बिग रोल रहता है, ठीक है। तो चलो बिना समय बर्बाद करते हुए हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, और क्या सब स्ट्रगल फेसेस करना पड़ा था लोगों को। फिर उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी हम लोग देखेंगे जिसमें साल्ट मार्च आता है, ठीक है। और फिर उसके बाद तुम्हारा लास्ट टॉपिक रहेगा द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ठीक है। तो कैसे सब साथ में आकर के रोल प्ले किए हैं, तो वो सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा लेक्चर। तो ओवरव्यू पहले देखो, 2 पॉइंट मैंने लेके रखा है। द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, जो आधुनिक राष्ट्रवाद था, इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ये जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट है इससे एकदम कनेक्टेड था, ठीक है। द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राइड टू फोर्ज ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मूवमेंट। समझने की कोशिश करना, ये नेशनलिज्म इन इंडिया देखो हो क्या रहा था ना कि छोटे छोटे जगह पे, छोटे छोटे इलाके में, ठीक है, भारत में छोटे छोटे जगह पे, छोटे छोटे इलाके में सभी जगह कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहे थे, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे ग्रुप्स तुम्हारे सामने आकर के मूवमेंट्स, आंदोलन चला रहे थे, लेकिन वो एक छोटे स्केल पे हो रहा था, ठीक है। तो उसको बड़े स्केल पे करने के लिए, ठीक है, ताकि एकदम मेजर मूवमेंट बन सके वो। तो कांग्रेस का जो लीडर थे, कांग्रेस की लीडरशिप में महात्मा गांधी ने बहुत प्रयत्न किया था, बहुत प्रयास किया था कि जितने भी ग्रुप्स हैं जो कि स्मॉल सेक्शन मतलब में जो प्ले कर रहे हैं, मूवमेंट चला रहे हैं, उनको एक बड़ा रोल दिया जाए और सभी को मर्ज किया जाए, ठीक है, फोर्ज किया जाए, एक वन मूवमेंट बनाया जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, सभी को साथ करके एक बड़ा सा आंदोलन किया जाए, ठीक है। हाउएवर द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। देखो कितना बेस्ट लाइन मैंने लेके यहाँ पर रखा है कि हमेशा याद रखना है कि जब भी यूनिटी की बात आती है तो बिना बात विवाद के कोई एकता में शामिल होने के लिए आगे नहीं आता है, ठीक है। तुम अभी भी देखते होगे हमारे प्रेजेंट टाइम में भी हिंदू मुस्लिम के बीच में कितना प्रॉब्लम, जो रिलीजन है, ठीक है, बहुत सारे रिलीजन के बीच में धर्म के आधार पे बहुत सारा यूनिटी में डिवाइडेड किए गए हुए हैं अभी भी, ठीक है, और बहुत जगह ऐसा नहीं भी है। तो जब भी बात आती है हमारे मतलब टॉप लेवल पे कि भाई हाँ अब हमारा देश संकट में पड़ने वाला है, ठीक है, या संकट में पड़ चुका है, तो अब इसको कैसे हम लोग को मतलब फेस करके इसको कैसे जीतना है, इससे कैसे उभरना है, तो वहां पे जो एकता की बात आती है तो वो बिना बात विवाद की, बिना कन्फ्लिक्शन की नहीं आती है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे आ रही है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात, और फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेशनल मूवमेंट वाज स्प्रेडिंग इन न्यू एरियाज इन 1919। देखो 1919 के टाइम यहाँ पे मैंने जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं दोस्तों, मैंने उसको अलग कलर करके रखा है ताकि तुम्हें डेट्स एकदम हाईलाइटेड रहे, ध्यान में रहे कहाँ पे क्या डेट्स का यूज हुआ है। मेरे ओल्ड लेक्चर में मेरा स्टार्टिंग का वीडियोज है दोस्तों, मेरा वो वीडियोज स्टार्टिंग का है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्वेश्चंस जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं उनसे बाहर एग्जामिनेशन में आने वाला नहीं है। मैं फिर से उन क्वेश्चंस को फिर से करवाऊंगा, लेकिन अगर तुमको अभी प्रैक्टिस करना है, जाके देखना है उस क्वेश्चंस को, तो तुम जाके देख सकते हो। नेशनलिज्म इन इंडिया का प्लेलिस्ट है, उसमें ऑल इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जितने सारे डेट्स हैं, जितने भी सारे क्वेश्चन है, सारा चीज मैंने करा के चैप्टर का रखा है, ठीक है। थोड़ा सा तुमको हो सकता है बोरिंग लगे क्योंकि मेरा स्टार्टिंग का लेक्चर है, तो प्लीज डोंट माइंड इट, सो प्लीज सपोर्ट अस, ठीक है। तो देखो अब हमारा जो ये है कि नेशनल मूवमेंट जो था स्प्रेड होने लगा था न्यू एरियाज में, बहुत नए नए जगह पे 1919 से ही, ठीक है, एंड इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल। देखो सभी जगह वही चीज अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, वही चीज अभी बात कर रहे थे कि छोटे छोटे जगह पे बहुत सारा मतलब मोड्स में स्ट्रगल लोग करना स्टार्ट कर दिए थे आजादी पाने के लिए, ठीक है, और नेशनल मूवमेंट को फैलाने के लिए। महात्मा गांधी केम टू इंडिया एंड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ। देखो महात्मा गांधी का एक याद रखना, एक विजन था ट्रूथ के रास्ते पे, ठीक है, ये जो तुम्हारा ट्रूथ के रास्ते पे और नॉन वायलेंस के रास्ते पे, नॉन वायलेंस एकदम याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे ट्रूथ के रास्ते पे और नॉन वायलेंस के रास्ते पे जो तुम्हारा जो ये स्ट्रेटेजी था हमारे महात्मा गांधी का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वे कोई भी बिना वायलेंस के हर चीज करना चाहते थे और सच्चाई के रास्ते पे चल के हर चीज करना चाहते थे, ठीक है। तो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह जो है ये एम्फेसाइज्ड हुआ पावर ऑफ द ट्रूथ, ठीक है, एंड नीड टू बी सर्च फॉर द ट्रूथ। देखो सच्चाई की खोज और सच्चाई पे जीत, ठीक है, सच्चाई की जीत पे मतलब ही चलना, ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह का मेन रोल था, ठीक है। तो उनका इसलिए ये मोटो था कि ही एडवोकेटेड दैट फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर, ठीक है,
ऑपरेसर से फाइट करने के लिए, जो देखो जो अभी मौजूदगी में जो हमारे ऊपर शासन कर रहा है उससे लड़ने के लिए फिजिकल फाइट ही करना, फिजिकल फोर्स ही अप्लाई करना जरूरी नहीं था। उनके ख्याल से, उनके थिंकिंग से, उनके ओवरव्यू से, ठीक है, उनके ख्याल से उनका यही मोटो था कि विदाउट वायलेंस और सच्चाई के रास्ते पे ही जाकर के हर चीज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इन 1916 में, मतलब 1916 में ही ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार वो आए थे चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, टू इंस्पायर द पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। यहाँ पे इंस्पायर करने आए थे पीजेंट्स, मतलब होता है किसान, जितने भी किसान थे, जितने भी फार्मर्स थे, उनको पूरा एकदम मतलब इंस्पायर करने के लिए आए थे, समझ रहे हो ना, पूरा इंस्पायरेशन देने आए थे कि देखिए आप लोग को स्ट्रगल करना पड़ेगा। जो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम है, जो उस समय के शासक जो थे हमारे ऊपर, जिनका कंट्रोल था अंग्रेजी शासन का, उनका जो प्लांटेशन सिस्टम था उसके अगेंस्ट स्ट्रगल करने के लिए उन्होंने इंस्पायर किया था पीजेंट्स को, ठीक है दोस्तों। 1916 में जब वो चंपारण आए थे बिहार के डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, बिहार के डिस्ट्रिक्ट चंपारण में वो आए थे जब, तो ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। क्या आइडिया था हमारे सत्याग्रह का, ठीक है, जो सत्याग्रह ये आखिर है क्या, ठीक है, और सत्य के रास्ते पे चलना, ठीक है, सत्याग्रह, ठीक है। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी, ठीक है, उन्होंने, पहला पॉइंट हमारा कह रहा है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह का कि महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। एकदम याद रखना है कि 1915 में जनवरी के टाइम वो जब रिटर्न हुए थे। हिज हीरोइक फाइट फॉर इंडियंस इन साउथ अफ्रीका वाज वेल नोन। उनका जो हीरोइक फाइट था, जो मतलब बहुत ही, जो एक रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले किया था उनका फाइट, ठीक है, इंडियंस के लिए इन साउथ अफ्रीका में, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मतलब फैल चुका था, वेल नोन, लोग जानते थे इस चीज को, ठीक है। हिज नोबल मेथड ऑफ मास एजिटेशन नोन एज सत्याग्रह हैड यील्डेड गुड रिजल्ट। देखो उनका जो नोबल मेथड था, जो कि मास एजिटेशन का मतलब क्या, कि जो छोटे छोटे लेवल पे भी कर रहे हैं मूवमेंट, उनको सब साथ में ला करके फोर्स करके एक बड़ा मूवमेंट चलाया जाए, और फिर उसके बाद उनका जो रिजल्ट मिल रहा था उनको उस आंदोलन का, वो बहुत ही गुड मिलते जा रहा था, ठीक है। उन्हीं को कहते हैं सत्याग्रह। तो सत्य के आग्रह पे जो चल के एक बड़ा मूवमेंट जो प्लान करते थे वो, और उन पे उसको सक्सेस मिलता था और गुड रिजल्ट मिलता था। तो ये सभी जगह जानने लगे थे लोग। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ। अभी बोले ना, ये एम्फसाइज करता है, देखो जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह ये एम्फसाइज करता है पावर ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का जो मतलब शक्ति है, इसको एम्फसाइज करता है, इसी को दर्शाता है। एंड द नीड द सर्च ऑफ ट्रूथ, सच के रास्ते पे चलना और सच्चाई की खोज करना, ठीक है, यही है आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ठीक है। इन 1916 तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह में 3 मेन रोल प्ले उन्होंने किया था। जब तुमको लिखने आएगा तो डायरेक्ट तुमको यही लिख देना है, ठीक है, कि 1916 में गांधी जी ने ट्रेवल किया था चंपारण, जो कि बिहार में जब आए थे इंस्पायर करने के लिए पीजेंट्स को, वो भी स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, ठीक है। जो प्लांटेशन सिस्टम अभी तो तुमको बताया कि भाई जो उस समय का प्लांटेशन सिस्टम था अंग्रेजी शासन के द्वारा, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आकर के बिहार के गांधी जी ने वहां के किसानों को इंस्पायर किया था उनके अगेंस्ट में बोलने के लिए, ठीक है, उस प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट में बोलने के लिए और उनके लिए स्ट्रगल करने के लिए, ठीक है। मतलब इंस्पायर कोई करेगा आके कि भाई चलो तुम करो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तभी ना लोग आगे भी बढ़ेगा भाई, नहीं तो सब तो डरते रह जाएगा। तो वही बात है, इंस्पायरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है जनता के बीच जाकर के, ठीक है, तभी वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कोई भी नेशनल मूवमेंट को मास मूवमेंट में कन्वर्ट करने के लिए। देखो एक क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा सीबीएसई का, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद नेशनल मूवमेंट मास मूवमेंट में कैसे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको डायरेक्ट उसमें यही सारा चीज लिख देना है, ठीक है। और भी कुछ कुछ पॉइंट्स है जो मैं नेक्स्ट टॉपिक के सहारे उस पॉइंट्स को बताऊंगा, और डायरेक्ट तुमको आंसर्स देखना है इसका, तो तुम जाके विजिट कर सकते हो फिलहाल के लिए मेरे पुराने प्लेलिस्ट में, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में जो राष्ट्रवाद का मेरा ओल्ड लेक्चर है, तुमको वहाँ क्वेश्चंस के सारे आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट इन 1916 में तो गांधी जी चंपारण आए थे बिहार के, तो पीजेंट के लिए। अब 1917 में खेदा डिस्ट्रिक्ट गए, ठीक है, गुजरात के खेदा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एकदम याद रखना है ये सारा नाम, खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ठीक है। बट द गवर्नमेंट क्या किया, वहां का सरकार रिफ्यूज कर दिया टू रिमिट लैंड रेवेन्यू एंड इंसिस्टेड ऑन इट्स फुल कलेक्शन। समझ रहे हो बात को, वहां का सरकार लेकिन क्या किया ना कि रिफ्यूज कर दिया, जो लैंड रेवेन्यू का लिमिटेशन था उसको मतलब रिफ्यूज कर दिया, जो उन लोगों का प्रस्ताव था उनको मतलब लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड उसको मतलब रिफ्यूज करके फुल कलेक्शन, उन्होंने कहा था कि कुछ मतलब हम लोगों का माफ कर दिया जाए, तो वो सब वगैरह ना करके फुल कलेक्शन वसूली, इंसिस्टेड मतलब होता है दबाव डालना, जबरदस्ती, फोर्सफुल्ली कलेक्शन पीजेंट से लिया गया, ठीक है, वहां के गुजरात के पीजेंट से, ठीक है। तो दोस्तों इस पॉइंट को भी एकदम याद रखना है। अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट इन 1918 में महात्मा गांधी इंटरवेंड इन ए डिस्प्यूट बिटवीन वर्कर्स एंड मिल ओनर्स ऑफ अहमदाबाद। अब अहमदाबाद गए थे, वहां पे उन्होंने जो डिस्प्यूट था
डिस्प्यूट मतलब जो वाद विवाद, बहुत ज्यादा दिक्कत, प्रॉब्लम चल रहा था वर्कर्स और वहां के मिल ऑनर्स के बीच में, अहमदाबाद के वर्कर्स और मिल ऑनर्स के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही थी, उनके बीच जा करके इंटरवेंट करके, समझ रहे हो, महात्मा गांधी ने 1918 में जा करके बात किया और ही एडवाइज टू वर्कर, और उनको इंस्पायर किया कि स्ट्राइक पे जाने के लिए, ठीक है, स्ट्राइक आंदोलन पे जाने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए उनके अगेंस्ट, ठीक है, मिल वर्कर्स के अगेंस्ट, ठीक है, कि ही एडवाइज टू वर्कर्स टू गो ऑन स्ट्राइक एंड टू डिमांड ए 35% इंक्रीज इन वेजेस। एक्चुअली हो क्या रहा था ना भाई अहमदाबाद में, कि मिल ऑनर्स सब 35%, मतलब ना वहां पे ज्यादा वेजेस दिया ही नहीं जा रहा था, ठीक है, जितना भी वेजेस मिल ऑनर्स के द्वारा वर्कर्स को प्रोवाइड किया जा रहा था वो सफिशिएंट नहीं था, तो इसलिए ना वो लोग डिमांड कर रहे थे कि 35% इंक्रीज किया जाए उनके वेजेस को। इसी वजह से उनके बीच डिस्प्यूट चल रहा था बहुत दिनों से, तो वहां जाके महात्मा गांधी ने 1918 में इंटरवेंट किया और उनके बीच जाकर के, उन मिल फैक्ट्री के वर्कर्स के बीच जाकर के उनको इंस्पायर किया, ताकि वे लोग धरना प्रदर्शन करें और मिल ऑनर्स के खिलाफ, वहां के जो मिल के मालिक थे उनके खिलाफ जाके मतलब धरना प्रदर्शन करें, और 35% उनका फिर इंक्रीज हो सके वेजेस। मतलब धरना प्रदर्शन किस चीज के लिए करना है, उनका डिमांड था कि भाई हमारा वेजेस, हमारा तनख्वाह 35% बढ़ा दिया जाए, ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट कि सत्याग्रह ब्राउट्स गांधी जी इनटू क्लोज टच विद द वर्कर्स इन द अर्बन एरिया। तो यही सत्याग्रह क्या किया, गांधी जी को बहुत ही ज्यादा क्लोज टच में लाया वर्कर्स के शहरी इलाकों में भी, ठीक है। तो एकदम ध्यान देना है कि सत्याग्रह ने क्या सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, महात्मा गांधी ने कहाँ कहाँ जाके क्या सब किया था, ठीक है। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह में ये सारा चीज पता रहना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है, एकदम आएगा लिखने के लिए, लिखना है भाई, ठीक है। अब आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट भाई क्या है कि व्हेन द रॉलेट एक्ट 1919 में पास हुआ था, एकदम टाइम याद रखना है भाई कि 1919 में पास हुआ था। Hurriedly through the Imperial Legislative Council, in spite of unanimous opposition of the Indian members, गांधी जी पेशेंस comes to the end। देखो यहाँ पे ना रॉलेट एक्ट में क्या हो रहा था ना कि इंपेरियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थे वो इंस्पायर कर रहे थे ऑफ अनएनिमस अपोजिशन जो था वहां का इंडियन मेंबर्स के खिलाफ, और उसी यही चीज जो तुम्हारा है ना गांधी जी का पेशेंस को जो था वो एकदम अब पेशेंस नहीं रख पा रहे थे गांधी जी। तो फिर क्या हुआ ना कि गांधी जी स्टार्ट कर दिए, गांधी जी चाहते थे और इसलिए नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस करना चाहते थे अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ, क्योंकि ये जो लॉ था ना भाई, ये जो रॉलेट एक्ट जो पास किया था ये अनजस्ट लॉ था, ठीक है, ठीक है, याद रखना है तुमको। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अनजस्ट लॉ, तुम लिख सकते हो पॉइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस तरीके का लॉ से एकदम पूरा अगेंस्ट थे और वो चाहते थे नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस। देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तुम्हारा आंदोलन है, लेकिन नॉन वायलेंट क्यों लगाया गया यहाँ पे टर्म, क्योंकि वे बिना हिंसा किए हुए मूवमेंट चलाना चाहते थे, आंदोलन चलाना चाहते थे। तो सो यू हैव टू राइट कंपल्सरली कि नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, बिना कोई हिंसा के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वे करना चाहते थे अगेंस्ट ये सारे जो भी बेफालतू के कानून और नियम बनाए जा रहे थे, ठीक है। विच वुड स्टार्ट्स विद द हड़ताल ऑन 6 अप्रैल, जो कि स्टार्ट भी कर दिया गया उन लोगों के द्वारा 6 अप्रैल को, एकदम याद रखना भाई, 6 अप्रैल को एकदम स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है। अब देखो 6 अप्रैल 1919 वाज ऑब्जर्व्ड एज सत्याग्रह डे। उनको देखो वो जो 1919 का 6 अप्रैल था उसको एक तरीके से सत्याग्रह डे के तरीके से ऑब्जर्व किया जाने लगा। व्हेन पीपल ऑल ओवर द कंट्री ऑब्जर्व फास्ट एंड हड़ताल, क्योंकि ना उस दिन ना ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में लोग थे, वे क्या किए, हड़ताल पे चले गए और फिर पूरा एकदम भूखे ही रह गए पूरे दिन, ठीक है, पूरा एकदम बिना अन्न पानी जल लिए हुए और पूरा दिन हड़ताल पे बैठे रहे। तो इस वजह से जो 6 अप्रैल 1919 का दिन है, इस कानून के खिलाफ जो 6 अप्रैल को स्टार्ट हुआ तुम्हारा नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये एक तरीका का सत्याग्रह डे ऑब्जर्व किया जाने लगा। 1919 द कंट्री विटनेस्ड ए रिमार्केबल पॉलिटिकल अवेकनिंग इन इंडिया। देखो सीधी सी बात है कि 1919 का जो समय था, यहाँ पे जो राजनीतिक अवेकनिंग, देखो अवेकनिंग का मतलब होता है जागरूक होना, ठीक है, जागरूक जो होना चाहिए था जिस लेवल पे, ताकि हमारे देश को ये सारे चीज से छुटकारा मिल सके, ठीक है। ये सारे जो शासन थे जो स्ट्रिक्टली हम लोगों पे थोपा जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, उसको मतलब हटाने के लिए जो हम लोगों के तरफ का जो लीडर्स था, लीडरशिप स्किल्स था, ये सारा चीज दबा हुआ था ना, तो बहुत सारे लीडर्स के अंदर, तो ये धीरे धीरे जागने लगा, ठीक है। अगर सपोज मेरे अंदर लीडरशिप का क्वालिटी है, पर मेरे अंदर लीडरशिप का क्वालिटी रहने के बावजूद भी मैं खुद को एज ए पॉलिटिकल अवेकनिंग महसूस नहीं करा रहा हूँ, और ना ही मतलब मैं जागरूक हो रहा हूँ और ना ही कुछ कर पा रहा हूँ, तो ये बेफालतू का काम है। पर 1919 का टाइम में देखा गया, ये एक एकदम विटनेस्ड समय है जहाँ पे राजनीतिक अवेकनिंग भी देखा गया भारत में, ठीक है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है लोकल लीडर्स वेर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज बैरिड फ्रॉम इंटरिंग दिल्ली। देखो बात ये हुआ ना कि जैसे ही जागरूकता लोग मतलब देखा गया अंग्रेजों के सिपाहियों के द्वारा, मतलब वहाँ के शासन के द्वारा कि भाई हाँ अब तो भाई ये लोग ना थोड़ा सा
मतलब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस इन लोगों के बीच फैल गया है, ये लोग अपना संगठन बना रहे हैं। यहाँ पे तो सिर्फ अमृतसर और दिल्ली की बात की गई है, लेकिन बहुत जगह से लीडर्स को मतलब उठा लिया जा रहा था और जेल में डाल दिया जा रहा था, ठीक है। लोकल लीडर्स को पिक कर लिया गया अमृतसर से, फिर महात्मा गांधी को मतलब प्रतिबंधित लगा दिया कि आप दिल्ली में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। और फिर 10 अप्रैल को तो ऐसा हुआ कि द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेसन प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक, ठीक है। और फिर उसके बाद 10 अप्रैल को तो ऐसा हुआ कि जो पुलिस था अमृतसर में वहाँ के, वो फायर कर दिए पीसफुल प्रोसेसन को, ठीक है। जो प्रोसेसन एकदम शांतिपूर्वक चल रहा था उनमें ही जाकर फायर कर दिए, ठीक है। एकदम उसमें बहुत सारे लोगों का जान चला गया। फिर उसके बाद प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स कर दिया गया, ठीक है। बहुत सारे बैंकों पे, बहुत सारा मतलब सरकारी बैंक पे क्या किया गया, अटैक्स कर दिया गया। तो ये सारा चीज़ ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेसेस करना पड़ रहा था। जैसे ही लोगों ने जाना, जैसे ही उन लोगों ने जाना कि भारत के भी राजनीतिक संगठन अब जागरूक हो चुके हैं, तो भाई जहां मन तहां से इन लोगों को उठाना स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। तो दिस आर द बेसिक्स पॉइंट्स इन रॉलेक्ट एक्ट, ठीक है। तो तुम्हें ध्यान रखना है भाई, मेन जो फर्स्ट पॉइंट है रॉलेक्ट एक्ट के बारे में कि जब पास हुआ तो इसमें क्या हुआ था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग इंस्पायर कर रहा था अनएनिमस अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स को, जो कि गांधी जी के पेशेंस को एकदम खत्म कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करने का सोचा था और फिर स्टार्ट भी किया, ठीक है। जलियांवाला बाग मैसेकर हम लोग देखते हैं दोस्तों, जलियांवाला बाग मैसेकर जो ये ट्रेजिडी है, ये जो इंसिडेंट है, ये बिग इंसिडेंट इन द हिस्ट्री है, ठीक है। बिग इंसिडेंट इन द हिस्ट्री, बहुत बड़ा बिग इंसिडेंट है कि जलियांवाला बाग मैसेकर, तुम लोग सुनते होगे बहुत सारे लोगों का जान चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या था, तो यहाँ पे हुआ ये था कि ए लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द इनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। देखो जलियांवाला बाग में हुआ ये था ना कि बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पे गैदर्ड हुए थे, जमा हुए थे, ठीक है, इकट्ठा हुए थे, ठीक है, ग्राउंड में। क्यों हुए थे? पीपुल केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट रिप्रेसिव मेजर। देखो गवर्नमेंट के जो रिप्रेसिव मेजर्स थे, मैंने देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मैंने मार्क करके दूसरे कलर से रखा है कि भाई प्रोटेस्ट करने के लिए वहां पे तो आए थे, लेकिन उनके साथ साथ कुछ मासूम लोगों भी आए थे। देखो सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए ही लोग वहां इकट्ठा नहीं हुए थे, वहां पे उतना भारी संख्या में लोग थे। तो वहां पे कुछ लोग तुम्हारे प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे और कुछ बैसाखी फेयर मतलब होता है मेला, ठीक है। जो मेला तुम्हारा था, बैसाखी का जो मेला था, वो अटेंड करने के लिए आए थे तो जलियांवाला बाग में, ठीक है। जलियांवाला बाग में बहुत सारा बैसाखी मेला का एकदम लगा हुआ था, एकदम पूरा बहुत अच्छा से एंजॉयमेंट लोग कर रहे थे। और उसी बीच उसी मेला में बहुत सारे लोग अपना प्रदर्शन करने भी आए थे, प्रोटेस्ट करने के लिए भी आए थे गवर्नमेंट के रिप्रेसिव मेजर के खिलाफ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब दिक्कत ये हुआ ना कि जनरल डायर इंटर्ड इन द एरिया। देखो जनरल डायर जो था, अब एकदम याद रखना चाहिए, ये जो तुम्हारा नाम है भाई जनरल डायर, ये जो नाम है तुम्हारा भाई जनरल डायर, एकदम याद रखना है कि ये जनरल डायर क्या हुआ, इंटर किया एरिया में, उस एरिया जलियांवाला बाग में इंटर किया, ब्लॉक्ड कर दिया एग्जिट पॉइंट एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड। जो भी एग्जिट पॉइंट थे, मतलब बाहर निकलने का और अंदर आने का पॉइंट थे, जो बाहर रह गए भाई वो लकी ही थे, बच गए होंगे, ठीक है। लेकिन एग्जिट पॉइंट बंद होने के बाद जितने भी अंदर में बाग के अंदर में जलियांवाला बाग के अंदर में मतलब लोग थे जो बैसाखी का मेला एंजॉय कर रहे थे, भाई उनको तो कुछ पता भी नहीं होगा, बहुत सारे लोगों के चेहरों पे हंसी होगी, एंजॉय कर रहे होंगे लोग। और वहाँ पे प्रोटेस्ट करने का रीजन भी ये था ना कि प्रोटेस्ट करने के साथ साथ जो लोग घूमने आए थे मेला, वो भी इंस्पायर्ड होते और उनके साथ साथ प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करते। तो इसलिए उन लोगों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट के साथ साथ जो मासूम लोग थे, ठीक है, उन दोनों के जान पे खतरा आ गया। क्या किया जनरल डायर ने, पूरा एरिया में घुस करके पूरा एग्जिट पॉइंट को एकदम बंद कर दिया और फिर खुलेआम, ठीक है, खुलेआम मतलब ओपन फायर मतलब क्या है भाई, तुम्हारे सामने 1000 आदमी है एक बाउंड्री बॉल के अंदर में और उस बाउंड्री से बाहर जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है जी। और फिर उसके बाद एकदम तुम गन निकाल करके धराधर फायरिंग करना स्टार्ट कर दे रहे हो, ठीक है। तो फिर क्या होगा भाई, फिर यही होगा कि जो भी सामने तुम्हारे बंदे थे दिख रहे थे, सभी के सभी तुरंत तुम्हारा मर जाएंगे। तो वही चीज़ होता है वहाँ पे, ओपन फायर की वजह से जितने भी मासूम लोग थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, उनके साथ साथ बहुत सारे लोग, यहाँ पे तो किलिंग्स 100 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे तुम किलिंग्स 1000 भी लिख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे हजारों की संख्या में आदमियों का जान चला गया। तो दिस आर द वेरी ब्रूटल एकदम जो ये तुम्हारा था ना, बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव फायर किया गया था, एकदम ओपन फायर किया गया था पब्लिक के ऊपर, एकदम बहुत सारे, एकदम पूरा जो भीड़ था, क्राउड था, एकदम मूर्छित होते जा रहा था, फटाफट मरते जा रहा था, ठीक है। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेरराइज पीपुल, ठीक है। गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया ब्रूटल रिप्रेशन का, सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेरराइज पीपुल के लिए, ठीक है। सत्याग्रहीज वेयर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेस। देखो वहां पे ना बात ये रही थी
कि जो भी सत्याग्रही थे, जो प्रोटेस्ट करने आए थे, उनको जबरदस्ती, ठीक है, उनको जबरदस्ती कहा गया कि भाई तुमको नाक रगड़ना पड़ेगा भूमि पे, ठीक है, ग्राउंड पे तुमको नाक रगड़ो, और फिर उसके बाद क्रॉल ऑन द स्ट्रीट एंड डू सलाम, सलाम करने के लिए, सल्यूट करने के लिए एकदम फोर्स किया गया ऑल साहिब को। जितना भी साहिब था वहां पे, जितना भी ऑफिसर्स था अंग्रेजों का, जितना भी ऑफिसर्स था, सभी को बोला गया कि भाई सल्यूट करो, नाक रगड़ो, ठीक है, जमीन पे। जितने भी सत्याग्रही थे उनको करना पड़ा था, ठीक है। तो दिस आर वेरी वेरी ब्रूटल एंड वेरी वेरी एग्रेसिव इंसिडेंट विच आर हैपेंड इन द हिस्ट्री, ठीक है। बहुत ही बड़ा बिग इंसिडेंट और बिग ट्रेजिडी था ये, ठीक है, ट्रेजिडी था ये, ठीक है। तो दोस्तों आप देखो, हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट क्या था, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट आखिर क्या था भाई। तो हमारा पहला पॉइंट कह रहा है इस टॉपिक का, रॉलेट सत्याग्रह हैड बीन ए वाइड स्प्रेड मूवमेंट, इट वाज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज एंड टाउन। देखो ये सत्याग्रह था, ये तुम्हारा बहुत ही बड़ा मूवमेंट था, ठीक है, वाइड स्प्रेड, बहुत जगह फैल गया था, ठीक है, ये आंदोलन, लेकिन फिर भी बहुत ही जगह ये लिमिटेड रह गया था, मोस्टली टू सिटीज एंड टाउन्स में, ठीक है। तो एकदम ध्यान रखना है इस पॉइंट को खिलाफत मूवमेंट में। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च ए मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। अब महात्मा गांधी को महसूस हुआ कि भाई अब हमें बड़े पैमाने पे, एकदम एकदम बड़े, मोर ब्रॉड बेस्ड पे लेवल पे तुमको मूवमेंट अब स्टार्ट करने का जरूरत हो गया है भारत में, ठीक है, लॉन्च करना चाहिए। बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग हिंदू एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर। यहाँ पे एकदम बहुत ही बड़ा, मैं स्टार्टिंग में भी बोला था कि कोई भी मूवमेंट को चलाने से, ठीक है, कोई अकेला कोई समुदाय कुछ भी कर नहीं सकता है, ठीक है। तो हमारे जो बिग यहाँ पे कम्युनिटीज हैं, मुस्लिम और हिंदूज, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम जो थे, उनको पास लाना, उनके बीच के मतभेद को खत्म करना और फिर उनके बीच एकता को लाना, ये सबसे बड़ा चैलेंजेस था उस समय के लीडर्स के ऊपर, ठीक है। कि भाई हाँ, अगर हम मान लो किसी मूवमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं, लॉन्च करते हैं बड़ा सा मूवमेंट, तो भाई सभी जगह हिंदू मुस्लिम है, सभी को मतलब साथ आके करना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं आना चाहेंगे वे लोग, तो कैसे हम लोग बिग मूवमेंट में इसको कन्वर्ट कर पाएंगे, नेशनल मूवमेंट को मास मूवमेंट में कन्वर्ट कर पाएंगे। सो द रोल ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम इन सच मूवमेंट आर वेरी वाइटल, because without bringing the Hindus and Muslims closer together it is not possible to organize such a movement, ठीक है, एकदम याद रखना ये सारा पॉइंट्स। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड ended with the defeat of Ottoman तुर्की, याद रखना तुमको ये चीज, हम याद रखना कि हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ये खत्म हुआ था ऑटोमन तुर्की के हारते के साथ ही, ये चीज खत्म हो गया था। देयर वेर रूमर्स दैट ए हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन ऑटोमन एम्पायर। वहां पे एकदम रूमर फैल गया था कि भाई ना, जो तुम्हारा हार्श पीस ट्रीटी है ये इम्पोज किया जा रहा है ऑटोमन एम्पायर पे, हु वाज स्पिरिचुअल हेड, जो कि खिलाफा था, स्पिरिचुअल हेड तुम्हारा होता है ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, ठीक है। द मुस्लिम ऑफ द इंडिया डिसाइडेड टू फोर्स ब्रिटेन टू चेंज द तुर्किश पॉलिसी। देखो इंडिया के जो मुस्लिम्स थे, ठीक है भाई, वे देखो यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ हिंदूज का ही बड़ा रोल नहीं है, ठीक है, हम बार बार कह रहे हैं कि सभी कम्युनिटीज का, चाहे तुम्हारा वो पंजाबी हो, चाहे वो तुम्हारा हरियाणवी हो, चाहे वो तुम्हारा गुजराती हो, चाहे वो तुम्हारा जो भी रिलीजन फॉलो करता हो, ठीक है, हिंदू करता हो, मुस्लिम करता हो, क्रिश्चियन से हो, चाहे तुम्हारा सिख हो, जो भी हो, ठीक है, सभी ने अपना रोल प्ले किया था। तो जो मेजर रोल है वो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुस्लिम लीडर्स थे, मुस्लिम में भी कुछ कुछ लीडर्स थे जो कि इंडिया के बेस्ट के लिए सोच रहे थे, ठीक है। तो यहाँ के जो मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब ब्रिटेन को ना फोर्स करना पड़ेगा तुर्किश पॉलिसी को चेंज करने के लिए। एक खिलाफा कमेटी वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना आजाद, अजमल खान एंड हसरत मोहनानी, ठीक है, एकदम याद रखना है इनका नाम। कि एक खिलाफा कमेटी, खिलाफत मूवमेंट की जब बात आएगी तो यहाँ से एकदम जरूर लिखना, एकदम ये तो तुम्हारा 1 2 3 पॉइंट है, एकदम लिखना ही पड़ेगा तुमको। ऊपर वाला पॉइंट तो ओवरव्यू के लिए था, इस टॉपिक जो खिलाफत मूवमेंट टॉपिक को कनेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन ये जो तुम्हारा पॉइंट है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन तुर्की, यहाँ से जो पॉइंट है 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 पॉइंट एकदम शॉर्ट नोट्स में लिखना है खिलाफत मूवमेंट के, और क्वेश्चन आता है इससे तो लिखना ही है ये 4 पॉइंट, ठीक है। और अच्छे से लिखना है तो तुम जाके मेरा क्वेश्चंस वाला आंसर देख सकते हो, वहां पे खिलाफत मूवमेंट में मैंने इजी लैंग्वेज में इजी पॉइंट्स प्रोवाइड करके रखे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो तुम्हारा खिलाफत मूवमेंट का जो खिलाफत कमेटी क्रिएट किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना आजाद, उनका भी एक लीडरशिप था, जो लीडर्स थे उनकी लीडरशिप के अंदर, मौलाना आजाद के अंदर, अजमल खान के अंदर और फिर हसरत मोहानी के अंदर, ठीक है, एकदम याद रखना है। फिर उसके बाद यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर लाइक ब्रदर्स, देखो 2 ब्रदर्स में हुआ करते थे, यंग जनरेशन के मुस्लिम ब्रदर्स तुम कह सकते हो, मुस्लिम लीडर कह सकते हो, यंग जनरेशन के, ठीक है, युवा जनरेशन के जो मुस्लिम लीडर्स थे, जिनको मुस्लिम ब्रदर भी कहा जाता है, ठीक है, अली ब्रदर कहा जाता है, ठीक है, तुम कह सकते हो अली ब्रदर, ठीक है, अली ब्रदर भी कहा जाता है,
ठीक है, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। देखो ये जो दो अली ब्रदर थे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बाय बिगन डिस्कसिंग विथ महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ए यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू। देखो उस समय ना बात ये हो रही थी ना कि देखो हम लोग अभी बात कर रहे थे हिंदू मुस्लिम को पास लाने की, ठीक है, तो एक होता है ना भाई कि अगर मेरे कम्युनिटी का हेड ऐसा चाह रहा है तो हम लोग को उनकी बात माननी चाहिए, ठीक है। अगर हम हिंदू से हैं तो हमारे कम्युनिटी का जो लीडरशिप है वो जो कह रहा है उनकी बात मानेंगे। अगर हम मुस्लिम है तो हमारे कम्युनिटी का जो हेड है, जो लीडर है, वो जो कह रहा है उनकी बात मानेंगे, ठीक है। तो वही बात हुई यहाँ पे। महात्मा गांधी ने क्या किया कि डिस्कस किया जो यंग जनरेशन के जो लीडर्स थे, अली ब्रदर्स, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, उनसे बात किया इनके बारे में कि देखिए अब हम लोगों को एक पॉसिबिलिटी जो है यूनाइटेड मास एक्शन का, ठीक है, इसको करना चाहिए। इस इशू पे उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया अली ब्रदर्स के साथ, महात्मा गांधी ने, ठीक है। अब हमारा आता है टॉपिक डिफरिंग स्टैंड्स विद द मूवमेंट, ठीक है। डिफरिंग स्टैंड्स विद द मूवमेंट का मतलब क्या है कि जो भी अलग अलग धाराएं, जो अलग अलग मतलब तुम्हारा रूल्स एंड रेगुलेशन था हर मतलब मूवमेंट का, हर आंदोलन का, उसमें क्या सारा था, ठीक है, वो सारा चीज पढ़ना है। रिवेलियन इन द कंट्री साइड, जो रिवेलियंस थे इन द कंट्री साइड, कंट्री साइड तुम यहाँ पे कह सकते हो रूरल एरियाज, ठीक है, गाँव देहात, ठीक है। तो फिर यहाँ पे रिविलियन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे रिविलियन मतलब होता है तुम्हारा विद्रोह। तो जो रूरल एरिया में तुम्हारा विद्रोह होने लगा, फ्रॉम द सिटीज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। देखो सिटीज से, शहरों से ना, ये रूरल एरियाज में भी तुम्हारा जो देहात था, गांव देहात वगैरह था, वहां भी तुम्हारा ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फैल गया। आफ्टर द वार द स्ट्रगल ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल वेयर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। देखो वार के बाद जो युद्ध हुई उनके बाद स्ट्रगल ऑफ जो पीजेंट्स था, जो मतलब तुम्हारा किसानों का जो स्ट्रगल्स था और ट्रैवल का, ठीक है, वो डेवलप कर रहा था बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में भारत में, ठीक है। भारत के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो किसान थे, जो ट्रैवल्स कम्युनिटीज थे, उनके स्ट्रगल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। वन मूवमेंट हियर वार अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स एक्सोर्बिटेंटली हाई रेंट्स एंड ए वैरायटी ऑफ अदर केसेस। देखो यहाँ पे एक और मूवमेंट भी चल रहा था जो कि तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ चल रहा था, जो कि किसानों से बहुत ही ज्यादा अत्यधिक लगान मांग रहे थे और चाहते थे कि मेरे पे बहुत सारा उपकार भी करे, ठीक है, मतलब सेवा सत्कार भी करे, ठीक है। पीजेंट्स एकदम, पीजेंट्स को मतलब गंजन जो होता है ना, गंजन एक वर्ड तुम लोग सुने होगे, एकदम पूरा तरीके से डिस्ट्रैक्ट करके रख देना, ठीक है, पूरा परेशान करके रख देना, वो लोग कर रहे थे तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स पीजेंट्स के साथ। पीजेंट्स हैड टू डू बेगर, उनको ना क्या करना पड़ा था, उनको उनका बेगारी खटना पड़ रहा था, ठीक है, एकदम याद रखना है। हम लोग कहते हैं बेगार खटना, ठीक है, बेगार खटना, तो ये बेगार खटना पड़ रहा था उनको। द पीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, उनका कुछ भी डिमांड नहीं था, बस उन्होंने डिमांड की थी कि हमारे रेवेन्यू का रिडक्शन किया जाए और एबोलिशन किया जाए बेगार सिस्टम पे, ठीक है। ये जो बेगारी खटा रहे हो तुम लोग किसानों से, वो एबोलिश किया जाए, उनका ये डिमांड था पीजेंट मूवमेंट में, ठीक है। एंड सोशल बाइकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, और जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड मतलब होता है क्या कि जो उस समय के शासक के द्वारा, जो मतलब अंग्रेजी शासक के द्वारा जो तुम्हारा लैंडलॉर्ड्स प्रमोट किए गए थे, उनका सोशली बाइकआउट किया जाए, ठीक है, बहिष्कार किया जाए, सामाजिक रूप से बहिष्कार किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, औद किसान सभा वाज सेटअप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड अदर विद इन ए मंथ। कुछ ही महीनों में एक औद किसान सभा सेटअप किया गया जो कि हेडेड किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ओवर 300 ब्रांचेस, 300 ब्रांचेस हैड बीन सेट अप बाय द विलेजर्स, मतलब 300 ब्रांचेस से भी ज्यादा ब्रांच को सेटअप किया गया विलेजर्स के द्वारा, ठीक है। ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्टेड द मैसेज ऑफ द महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। देखो जो भी ट्राइबल पीजेंट्स थे, ठीक है, वो सारे इंटरप्ट किए मैसेज जो महात्मा गांधी के द्वारा मैसेज मतलब फैलाए जा रहे थे, उनको इंटरप्ट किए। एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे, जो आइडिया ऑफ स्वराज था वो भी एक तरीके से आ रहा था, ठीक है। आइडिया ऑफ स्वराज का मतलब क्या होता है, फुल फ्रीडम, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता, ठीक है, पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता जो तुम्हारा है आइडिया ऑफ स्वराज, ये भी धीरे धीरे जो था ये इंटरप्ट किया जा रहा था ट्राइबल पीजेंट्स के द्वारा। जो महात्मा गांधी का जो एक मैसेज था द आइडिया ऑफ स्वराज, ये भी एक अदर लेवल पे चल रहा था, ठीक है। अब कह रहा था द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज लार्ज forest area preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel, wood and fruits। कॉलोनियल गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, औपनिवेशिक सरकार, ठीक है। तो जो वहां के औपनिवेशिक सरकार थे उन्होंने क्या किया, क्लोज कर दिया लार्ज फॉरेस्ट को, जो भी बड़े बड़े जंगल थे, जंगल के एरियाज थे, क्षेत्र थे, उनको एकदम पूरा बंद कर दिया गया, प्रिवेंट कर दिया गया पीपुल को, मतलब रोक दिया गया भाई, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि तुम जंगल के अंदर नहीं जा सकते हो, ना ही कैटल को ग्रेज कर सकते हो, और ना ही वहां से कोई लकड़ी वगैरह, ना ही फ्यूल वगैरह कलेक्ट कर सकते हो, और ना ही फल फ्रूट्स कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अलूरी सीताराम राजू, ठीक है, क्लेम्ड दैट ही हैड ए वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स। देखो अलूरी सीताराम राजू की यहाँ पे बात आएगी, एनसीईआरटी तुम लोग रीड आउट करोगे तो सारा एनसीईआरटी का ही दोस्तों लाइन है कि अलूरी सीताराम राजू क्लेम्ड किए कि भाई उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स वगैरह है
जो कि ही asserted that India could be liberated only by use of force। उन्होंने यही कहा कि हमारा देश लिबर्टी पा सकता है, फ्रीडम पा सकता है, आज़ादी पा सकता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ फोर्सली ही, फोर्स के द्वारा ही पाया जा सकता है। हमारे देश को आज़ादी फोर्सली ही मिल सकता है, उनका यही कहना था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, हमारा जो मेन और बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स। ठीक है, तो भाई आखिर ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या होता है? महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922। उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या किया? 1922 में विथड्रॉ करने का कोशिश किया। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, सीबीएसई ने एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डे बाय डे स्लो डाउन इन द सिटीज। देखो, सिटीज वगैरह में, टाउन्स वगैरह में धीरे धीरे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों स्लो डाउन होते चला गया? ठीक है, तो इनका जो आंसर है तुम यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो, और तुम पिछला जो अभी मैंने बताया उनसे भी कनेक्ट करके लिख सकते हो। और तुम प्रॉपर लिखना चाहते हो, तुम जाकर विजिट कर लो मेरा ओल्ड लेक्चर, जहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन का एकदम प्रॉपर आंसर देकर रखा है इजी लैंग्वेज में। ठीक है, बहुत अच्छे से समझा के रखा है दोस्तों, सपोर्ट करो, जाओ देखो और अपना प्यार बरसाओ मेरे ऊपर। ठीक है, चलो चलते हैं। देखो क्या कह रहा है ना कि महात्मा गांधी ने डिसाइडेड किया कि अब विद्रॉ करना है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को इन 1922, 1922 में उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम लोग विद्रॉ करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस। क्यों मूवमेंट को विद्रॉ करने का? द व्हाट आर द रीजंस? ठीक है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड टू विद्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय द महात्मा गांधी? जो मूवमेंट महात्मा गांधी के द्वारा इतने अच्छे खासे तरीके से मतलब सभी जगह फैल गया था, ठीक है, जो कि नॉन वायलेंट उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है, तो वो फिर आखिर उनको विड्रॉ क्यों करना पड़ गया? तो इसलिए करना पड़ गया कि यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड टू विड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो क्यों इस मूवमेंट को विड्रॉ करने का आया? तो द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस एंड सत्याग्रह इज नीडेड प्रॉपरली ट्रेंड फॉर मास स्ट्रगल। देखो यहाँ पे बात ये हो रही थी ना कि बहुत जगह, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को नॉन वायलेंटली महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया, लेकिन ना देखा ये जा रहा था कि बहुत जगह ना ये वायलेंट रूप ले रहा था। ठीक है, मतलब बहुत जगह हिंसा हो जा रही थी। ठीक है, मैनी प्लेसेस में। एंड सत्याग्रही नीडेड प्रॉपरली ट्रेंड फॉर मास स्ट्रगल, और मास स्ट्रगल के लिए जो सत्याग्रही थे उनको अच्छे तरीके से ट्रेंड करना था। ठीक है, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी। एकदम याद रखना है उनका नाम, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू ने फॉर्म किया एक स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर ए रिटर्न ऑफ काउंसिल पॉलिटिक्स। उन्होंने आर्ग्यू किया रिटर्न करना है काउंसिल पॉलिटिक्स का। ठीक है, पॉलिटिक्स के काउंसिल्स को रिटर्न करने के लिए उन्होंने एक स्वराज पार्टी का फॉर्म किया जो कि कांग्रेस के विदिन था, अधीन था। ठीक है, सॉल्ट वाज पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। अब यहाँ से स्टार्ट होता है तुम्हारा साल्ट मार्च, तुम लिख सकते हो। ठीक है, उन्होंने साल्ट मार्च भी किया था। ठीक है, तो साल्ट वाज, देखो एक चीज तुम ध्यान रखना, बिना नमक के थोड़ी कुछ हो सकता है, और नमक ही एक ऐसा चीज था जो कि देश को, राष्ट्र को यूनाइट करने के लिए एक बड़ा सिंबल का काम कर सकता था। ठीक है, सॉल्ट मार्च एक्कम्पनाइज्ड बाय 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। देखो 78 लोगों के द्वारा, 78 भरोसेमंद वॉलंटियर्स के द्वारा साल्ट मार्च को 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के द्वारा अंजाम तक पहुंचाया गया। ठीक है, फाइनली महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। फिर से उन्होंने एक बार मूवमेंट को कॉल ऑफ करने का डिसाइड किया एंड इंटर्ड इनटू ए पैक्ट विथ इरविन ऑन 5 मार्च 1931। और उन्होंने इंटर्ड किया एक पैक्ट, ठीक है, एक पैक्ट जो कि इरविन के साथ था 5 मार्च 1931। पार्टिसिपेंट्स saw the movement in different angles such as पाटीदार ऑफ गुजरात एंड जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। याद रखना है, बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो पार्टिसिपेट किए थे मूवमेंट में, ये डिफरेंट एंगल से रोल अपना प्ले कर रहे थे। जैसे गुजरात में पाटीदार थे और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में जट्स वगैरह थे। टू ऑर्गेनाइज बिजनेसेस इंटरेस्ट फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, ऑर्गेनाइज किया गया बिजनेस इंटरेस्ट को। ठीक है, फॉर्म किया गया इंडियन इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल कांग्रेस जो कि 1920 में, एंड फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिसको FICCI कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज ऑर्गेनाइज किया गया। तो याद रखना है सिविल डिसोबीडियंस के जब टुवर्ड्स जा रहा था तो गांधी जी कॉल टू अनटचेबल दैट इज हरिजन्स। देखो मैंने जो ये सारा चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके रखा है दोस्तों, ये एकदम वन शॉट पॉइंट है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एकदम होना चाहिए। अब तुम बोलोगे कि भैया यहाँ पे सॉल्ट मार्च से रिलेटेड तो है ही नहीं। ठीक है, सॉल्ट मार्च रिलेटेड दोस्तों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, 2 पॉइंट 3 पॉइंट तुमको जानना था, मैंने उसको लेकर रख लिया है। अगर तुमको अब अच्छे से डांडी मार्च या फिर सॉल्ट मार्च पे लिखना है और उसके बारे में जानना है तो तुम जाकर के मेरा लेक्चर पुराना देख लो, एकदम बहुत ईजी से मतलब बता के रखा हूँ यार, रियली ट्रस्ट करो, तुम जाकर देखो। शायद हो सकता है स्टार्टिंग का लेक्चर है तो मैं जो जिस तरीके से उसे मैं समझा रहा हूँ वो थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन तुम जो क्वालिटी है 1080p करके
आंसर्स का स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेना, ये तुम्हारे लिए एकदम बेनिफिट और बेस्ट रहेगा, गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अब चल रहा हूँ, गांधी जी कॉल अनटचेबल दैट इज हरिजन। देखो एक चीज एकदम याद रखना, गांधी जी ने यहाँ पे अछूतों अर्थात हरिजनों को ईश्वर की संतान कहा, ठीक है। तो एकदम ध्यान रखना है भाई, ईश्वर की संतान का मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड, एकदम याद रखना है, ठीक है। कि हरिजन जो थे जिनको अछूत माना जाता था, अनटचेबिलिटी उस समय बहुत था, अनटचेबिलिटी का जो नौटंकी था उस समय बहुत चलता था, ठीक है। तो उन्होंने हरिजनों को इस चीज से मुक्त दिलाया और बहुत सारा इनके लिए पॉलिसी लेके आए थे हरिजन के लिए। तो एक क्वेश्चन आता है सीबीएसई में कि हरिजन के लिए गांधी जी ने क्या किया है। लिटरली कह रहा हूँ भाई, मैंने इस क्वेश्चन से भी रिलेटेड आंसर देके रखा है, ठीक है, कि उनके लिए क्या सब ऑर्गेनाइज किए थे, उनके लिए 3-4 पॉइंट मैंने देख के एकदम इजी इजी रखा है। उस क्वेश्चंस वाले प्लेलिस्ट में तुम जाके देख सकते हो, फायदा उठा सकते हो भाई, बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, गारंटी दे रहा हूँ। अब दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ठीक है, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, मतलब सामूहिक जुड़ाव का जो भावना है, ठीक है, सामूहिक रूप से जो लोग जुड़े, ठीक है, और ये जो फीलिंग्स मतलब उत्पन्न हुई नेशनल मूवमेंट को एक अंजाम तक पहुंचाने के लिए, नेशनल मूवमेंट को एक मास मूवमेंट में कन्वर्ट करने के लिए, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। नेशनलिस्ट मूवमेंट स्पिरिट्स, पहला पॉइंट हमारा ये कह रहा है। अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही इसका थोड़ा ओवरव्यू लिया था कि ऐसे कोई अकेला कोई इंसान भाई कोई भी चीज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये जुड़ाव, ये यूनिटी जो है, ठीक है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी चीज़ को अंजाम देने के लिए, कोई भी फ्रीडम स्ट्रगल को, कोई भी नेशनलिस्ट स्ट्रगल को अंजाम तक अकम्प्लाइज या फिर मतलब पहुंचाने के लिए, अंजाम तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। पहला पॉइंट कह रहा है कि नेशनलिस्ट मूवमेंट स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स एंड कम्युनिटीज बिगिन टू डेवलप ए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। एक क्वेश्चन आता है कि कैसे, एक क्वेश्चन है इसी टॉपिक से रिलेटेड कि कैसे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस फैला, ठीक है, हाउ। तो उसमें तुमको ये सारा चीज लिखना है, ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी है ये तुम्हारा टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। तो देखो ये जो राष्ट्रवाद मूवमेंट, राष्ट्रवाद के आंदोलन जो इधर उधर पूरा सभी जगह फैला, ठीक है, ये इसका जो भावना उत्पन्न हुआ, ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के बिगिन में हुआ, ठीक है, सभी जगह यहाँ पे उभरा और डेवलप किया एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटीज को डेवलप किया। द आइडेंटिटी ऑफ ए नेशन इज मोस्ट ऑफन सिंबलाइज्ड इन ए फिगर और इमेज। कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस तुम्हारा ना देश का, नेशन के आइडेंटिटी को सिंबलाइज करता है बाय फिगर और इमेज, ठीक है। दिस इमेज ऑफ भारत माता, देखो यहाँ पे ना एक इमेज भारत माता का, तुम एनसीईआरटी देखो, तुम अभी एनसीईआरटी का बुक खोल के यहाँ पे रखना, यहाँ पे तुमको एक भारत माता का फोटो वहां पे दिया हुआ होगा, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे कह रहा था, दिस इमेज ऑफ भारत माता वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन 1870। देखो ये जो तुम्हारा भारत माता का जो पिक्चर है, ये पहली बार क्रिएट किया गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 1870 में, 1870 में। व्हेन ही रोट वंदे मातरम, उन्होंने उस समय वंदे मातरम लिखा था, ठीक है, फॉर आवर मदरलैंड, हमारे मदरलैंड के लिए, मातृभूमि के लिए, ठीक है। इंडियन फोक सॉन्ग्स एंड फोक सॉन्ग्स बाय बर्ड्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। एकदम जब तुमको आएगा क्वेश्चंस कि क्या सब स्ट्रगल फेसेस करना पड़ा, ठीक है, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ठीक है, और किन किन लोगों का योगदान है हमारे देश में एक आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को, राष्ट्रवाद की भावनाओं को, राष्ट्रवाद की सोच को टॉप पे पहुंचाने के लिए किन किन लोगों का इंपॉर्टेंट रोल है प्ले किया गया है, किन किन लोगों का इंपॉर्टेंट रोल मतलब निभाया गया है। तो उसमें तुमको लिखना पड़ेगा ये चीज भाई कि हाँ हमारे इंडियन फोक सॉन्ग्स एंड फोक सॉन्ग्स जो कि बार्ड प्ले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई। और ये जो इमेज ऑफ भारत माता है, ये भी तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1870 में बनाया गया था उनके द्वारा। और उन्होंने एक वंदे मातरम सॉन्ग भी लिखा था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक देशभक्त की, एक जो देशभक्ति का जो फीलिंग्स है, ठीक है, उसको जगाता है, ठीक है, वंदे मातरम सॉन्ग। तो ये जो सॉन्ग्स वगैरह है, दिस आर द वेरी वाइटल रोल प्ले, ठीक है, दिस सॉन्ग्स प्लेस ए वेरी वाइटल रोल प्ले इन द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। इन बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर, बंगाल में तुम्हारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और इन मद्रास में नटेशा और शास्त्री का कलेक्शन जो है फॉक्स टेक्स और सॉन्ग्स के लिए, जो कि लीड किया एक मूवमेंट फॉर फॉक रिवाइवल, ठीक है, और आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया। तो बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर और मद्रास में नटेशा और शास्त्री का जो कलेक्शन था, ठीक है, तुम्हारा फॉक टेल्स और सॉन्ग्स के लिए, जो कि लीड किया मूवमेंट्स को, आंदोलन को एक फॉक रिवाइवल के रूप में, ठीक है, ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। अब यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट का ही मैंने लेके रखा है ताकि तुम्हें एकदम हर चीज पता रहे। इस टॉपिक वन शॉट देख रहे हैं इस चैप्टर का, तो एकदम हर चीज पता रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करना होगा, क्वेश्चंस का जब आंसर्स अटेम्प्ट तुमको करना होगा, तो तुम जाकर देख सकते हो। तुम्हारे लिए मैं फिर से वो वीडियो लाऊंगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सारा क्वेश्चंस का मैं फिर से एक वीडियो लाने वाला हूँ बहुत जल्द, ठीक है। देखो ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट के लिए ये ट्राई कलर रेड ग्रीन येलो कलर जो तुम्हारा था, फ्लैग वाज डिजाइन इन बंगाल में डिजाइन किया गया ट्राई कलर, जिसमें कि रेड ग्रीन और येलो कलर थे बंगाल में। इट हैज 8 लोटस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस, जिसमें कि 8 लोटस थे, जो कि 8 प्रांतों को
प्रोविंस मतलब क्या होता है, प्रांत, ठीक है, दर्शाता था, 8 प्रांतों को दर्शाता था। एंड क्रिसेंट मून जो कि तुम्हारा अर्धचंद्र, क्रिसेंट मून का मतलब क्या होता है, अर्ध चंद्र, ठीक है। तो अर्धचंद्र तो तुम्हारा था रिप्रेजेंटेटिंग हिंदू एंड मुस्लिम, जो अर्धचंद्र था तुम्हारा वो रिप्रेजेंट कर रहा था हिंदुओं और मुस्लिमों को के ग्रुप्स को, ठीक है। मीनिंग ऑफ क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। कितना अच्छा लाइन है कि देखो, राष्ट्रवाद का फीलिंग को क्रिएट करना, एक इतिहास को री इंटरप्रेट करना से ही बराबर है, ठीक है। नेशनलिस्ट राइटर्स अर्ज द रीडर्स टू टेक प्राइड इन इंडियाज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स इन द पास्ट एंड स्ट्रगल टू चेंज द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल। देखो, राष्ट्रवाद जो राइटर्स थे, जो एकदम राष्ट्रवादी राइटर्स थे, ठीक है, उन्होंने अर्ज किया रीडर्स से, जो उनके किताबों को पढ़ते थे, पब्लिक से, यहाँ दैट कह सकते हो, रीडर्स मतलब क्या, पब्लिक, जनता से, उन्होंने अर्ज किया जो उनके किताबों को पढ़ते थे और जो पढ़ना चाहते थे, उनको कहा कि भाई अपने देश के गर्व को, ठीक है, और अचीवमेंट्स को, ग्रेटेस्ट अचीवमेंट को जो पास्ट में हम लोगों ने पाया है और स्ट्रगल किया है, ताकि ये जो मिजरेबल कंडीशन हम लोगों ने फेस किया, जो एकदम एकदम दर्दनाक, ठीक है, कहा जा सकता है दर्दनाक, और फिर बहुत सारे लोगों का जान गया है भाई। नेशनलिस्ट स्ट्रगल ऐसे ही तुम्हारा सक्सेस नहीं हो गया, या फिर तुम ऐसे ही देश को आज़ादी नहीं दिला पाए ब्रिटिश रूल के अंदर। बहुत सारे लोगों का जान गया है, बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा रोल प्ले किया है। तो ये जो मिजरेबल कंडीशन था, इससे उभरे हैं हम लोग। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखने के लिए हमारे रीडर्स से, हमारे नेशनलिस्ट राइटर्स के द्वारा ये सारा अर्ज किया गया है कि भाई आप लोग कृपया करके हमारे पास्ट को पढ़ें और हमारे पास्ट को याद रखें, हमारे अचीवमेंट्स को याद रखें, जो मिडरेबल कंडीशंस था, जो कि ब्रिटिश रूल्स के अंदर हम लोग का कंडीशन कितना बेकार और कितना दर्दनाक था। तो इन सारी चीज़ से हम लोग उभरे हैं, तो ये सारी चीज़ याद रखना चाहिए, ठीक है। सो दिस आर द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, ठीक है, मतलब एकजुट होने की जो भावना, समझ में आ रहा है ना। तो दोस्तों यही था हमारा चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। आई होप तुम्हें बहुत ही मजा आया होगा। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट्स को एकदम इजी रूप में बहुत कम टाइम में एकदम कवर कर दिया है दोस्तों। आई होप, देखो दोस्तों, जो भी थोड़े बहुत इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, मैंने ऑलरेडी अपने ओल्ड लेक्चर में बता के रखा है, ठीक है, इसलिए मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स को उठाना सही नहीं समझा ताकि लेक्चर लेंदी ना हो। लेकिन एक चैप्टर जो पढ़ना रहता है और जो चीज़ तुम्हें इस चैप्टर से रिलेटेड जानना चाहिए, वो सारा चीज़ मैंने इस चैप्टर में बता दिया है। और इस चैप्टर को तुम पढ़ने के बाद मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ जाओ, विजिट करो प्ले लिस्ट में। तुम्हें थोड़ा बोरिंग लग सकता है, मेरा ओल्ड लेक्चर है वो, स्टार्टिंग का मेरा यही चैप्टर था, पहला चैप्टर यही था मेरा, लेक्चर स्टार्ट मैंने इसी चैप्टर से किया था। थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ वो जो कंटेंट, वो जो आंसर्स मैंने प्रोवाइड करके रखा है, कम रिसोर्सेज में भी मैंने उतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करके रखा है, तो तुम्हें वो बेस्ट एकदम रहेगा। जाके बेनिफिट उठाओ, गारंटी दे रहा हूँ, एकदम ईजी लैंग्वेज में मैंने हर आंसर्स को प्रोवाइड करके रखा है। मैं फिर से सारे क्वेश्चन का आंसर कराऊंगा, लेकिन कुछ समय के बाद, ताकि तुम लोगों को परेशान ना होना पड़े। सारा चैप्टर तुम लोगों को पढ़ना है, मैथ, साइंस, SST सारा चीज़ पढ़ना है। सारा चीज़ करवा रहा हूँ मैं, साइंस भी करवा रहा हूँ और सोशल साइंस भी करवा रहा हूँ। लेक्चर दोस्तों कंटिन्यू मिलते रहेगा। थोड़ा अच्छा लेक्चर लाने में दोस्तों टाइम लग जाता है, इसके लिए सॉरी, थोड़ा लेट लेक्चर इधर से अपलोड मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो और साहिल भाई को सपोर्ट दिखाओ यार, ठीक है। मुझे सपोर्ट अगर मिलते रहेगा तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैं कंटिन्यू लेक्चर तुम्हें प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, एकदम 100% गारंटी है। बहुत जल्द प्लीज़ रिक्वेस्ट है, 100 सब्सक्राइब से तुम लोगों ने 500 सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत थैंक यू। और बहुत जल्दी मेरा रिक्वेस्ट है तुम लोगों से सपोर्ट दिखा के 1000 सब्सक्राइब भी कर दो, प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ साहिल भाई को। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जाके अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करना मेरे वीडियोस को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और जाके नोट्स प्रिपेयर कर लो भाई, बहुत ही बेस्ट नोट्स मैं देने की कोशिश किया हूँ अराउंड एवरी टॉपिक को कवर करते हुए इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। तो जरूर नोट्स बना लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।